हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2019 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बारी आपका एनटीए कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनेशन थ्रू सीयूईटी, जिसके अंडर आपके डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू ये सारी यूनिवर्सिटीज लाइक करती है। तो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में हमने डीयू पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम बीएचयू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो 2019 के क्वेश्चंस है जिसको मैंने बहुत सिंपल वे में, सिंपल तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिससे कि आपके एक एक सिंपल वर्ड, आपको किस वर्ड पर फोकस करना है, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे कोर्स में हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, जिसमें आपको सारे यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे कंटेंट में मिल जाएंगे। So that's it and let's begin with the video. So जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार ये नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको, टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अनुसंधान क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है कि अनुसंधान की सही परिभाषा, अनुसंधान की सही डेफिनेशन क्या होती है। सो हम हर एक विकल्प को जानेंगे और उसके थ्रू हर एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और विकल्प ए क्या गिवन है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार चीजों को खोजना। अब आप क्या कर रहे हो? बार बार किसी चीज को खोज रहे हो। जैसे आपने क्या करा, एक डिक्शनरी लिया, उसमें किसी एक वर्ड को, किसी एक आपने शब्द को बार बार आप खोज रहे हो। मैंने डिक्शनरी पढ़ी और उसमें मैं एक वर्ड को, एक शब्द को मैं बार बार खोज रही हूँ। सो आप उसे कहोगे कि मैंने अनुसंधान परफॉर्म किया, मैंने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया? नहीं, बार बार चीजों को खोजना ये आपके अनुसंधान की परिभाषा नहीं होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए आपका इनकरेक्ट और गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन बी देखेंगे, आपका विकल्प बी
फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना। आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक समस्या है, उसको आप उसका समाधान ढूंढ रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। सो आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पर अनुसंधान परफॉर्म किया, आपने अनुसंधान किया, आपने रिसर्च किया है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मेरे पास एक पर्सन आया है और उसने मुझे कहा है कि मेरी समस्या को आप मेरी समस्या का आप समाधान बता दो। मतलब उसने एक प्रॉब्लम लेकर आया है मनी से रिलेटेड, उसको कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैंने उसकी समस्या को सॉल्व कर दी, मैंने उसकी समस्या का सोल्यूशन निकाल दिया, मैंने उसकी समस्या का समाधान निकाल दिया। तो आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है, आपकी समस्या तो कुछ भी हो सकती, कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना हम इसको अनुसंधान नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी समस्या का आप सर्च कर रहे हो, उस समस्या के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, समस्या की सच्चाई को आप खोज रहे हो, किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। ओके, अब क्या करें, वैज्ञानिक तरीके से आप किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, उसे रिसर्च कहेंगे, हम उसे अनुसंधान कहेंगे। देखिए, किसी भी अनुसंधान का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीजों को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना, बल्कि किसी भी चीज को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो शब्द गिवन है, शब्द जो आपको दिया गया है इस प्रश्न में, वैज्ञानिक तरीका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर गिवन है, हिंट आपको गिवन है कि आप क्या करोगे, रिसर्च में आप आपके अनुसंधान में किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज करोगे, उसका समस्या ढूंढोगे, किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। तो हम उसे कहेंगे, आपकी ये अनुसंधान की परिभाषा हो गई, आपकी रिसर्च की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड इफ। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं तो उन दो चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्ट नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा, कि वो एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से, जो चर है, एक दूसरे से परफेक्ट
पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है और आपके जो कार्टेशियन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सहसंबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब? जब उनकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है। तो आपके चर के बीच में कैसा सहसंबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूने के किसी भी स्तर पर चयन के लिए उपलब्ध उचित पहचान वाले जनसंख्या के सभी तत्वों को कहा जाता है? All the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called. इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आपके सभी तत्व, जनसंख्या के सभी तत्व, उनके आपके पास एक पहचान मौजूद है, आपके पास एक पहचान उपलब्ध है आपके नमूने के किसी भी स्तर पर। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, हम फिर से देख लेते हैं। नमूने के किसी भी स्तर पर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध है, सो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम नमूना कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, फिर या फिर नमूना चयन ढांचा कहते हैं, या फिर यूनिवर्स मतलब समस्त विचाराधीन विषय कहते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर आपको जो कुछ आपको बताया गया है इस प्रश्न में, आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे इस प्रश्न में आपको बताया है, आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके सारे तत्वों की आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन है, वो सारे उनके जो एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, उसके सभी तत्वों की आपको पहचान है। पहचान आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ पर? नमूने के सभी स्तर पर। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरीके के आपके पास पर्ची होंगी, जिसमें आपके पास सारी आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपके पास पहचान उनकी उपलब्ध होंगी। मतलब एक लिस्ट प्रेजेंट होती है आपके पास, जिसमें आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप उनको पहचान सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा। नमूना चयन ढांचे में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक पर्चा होता है, जिसमें आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो उसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब जो गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सैंपल जिसे हम नमूना कहते हैं, सो नमूना क्या होता है, आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो, कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो सैंपल में आपको सारे नमूने की आपको आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका विकल्प बी है सैम्पलिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में भी सैम्पलिंग यूनिट ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपने आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, जो कि आपके सैंपल बन जाते हैं। अब सैंपल में आपके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, समझ लो आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से हर एक पर्सन को आपका हो गया, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट में भी अभी आपके पास कोई पर्ची नहीं होती, जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है, ये भी गलत हो जाएगा। देन हम विकल्प डी देखते हैं, जो कि है यूनिवर्स। तो याद रखिएगा, यूनिवर्स जिसे जनसंख्या भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्स क्या होती है, आपकी टोटल, आपकी पूरी, आपकी कुल जनसंख्या को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का
करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी सैम्पलिंग फ्रेम और नमूना चयन ढांचा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है और विकल्प सी है नमूना चयन ढांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता का नमूना नहीं है? Which among the following is not a type of probability sampling? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं उसका टाइप हमें गिवन नहीं है। सो याद रखिएगा, आपकी जो सैम्पलिंग होती है मतलब आपकी जो प्रतिचयन होते हैं इसके दो टाइप होती है आपकी, एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे नहीं रखकर मतलब अपनी सुविधा और अंदाजे का अनुमान लगाए बिना ही पॉपुलेशन में से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि उनका सैंपल बन जाते हैं। मतलब उनकी जो जनसंख्या होती है उसमें से डायरेक्टली मतलब रैंडमली अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है जिससे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है मतलब जो शोध करता है वो अपनी जनसंख्या में से अपने जो नमूने हैं उनको किस तरीके से चुनते हैं, वो अपने शोधकर्ता अपने सुविधा अपने अंदाजे का अनुमान लगाकर जनसंख्या में से अपने नमूने को चुन लेते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम हर एक विकल्प देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन है और कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिचयन है। सो ऑप्शन ए विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन उसके बाद आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं इस स्तृतिक प्रतिचयन, देन क्लस्टर सैम्पलिंग जिसे हिंदी में भी हम कहते हैं क्लस्टर प्रतिचयन। सो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, तीनों भी जो विकल्प है, विकल्प ए बी सी, ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होते हैं मतलब संभाव्यता नमूनाकरण के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके संभाव्यता नमूनाकरण मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कौन से विकल्प में हमें संभाव्यता नमूनाकरण का टाइप गिवन नहीं है। तो हमें ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता नमूनाकरण का संभाव्यता प्रतिचयन का हमें टाइप गिवन है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका करेक्ट विकल्प और सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन डी विच इज कोटा सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं कोटा प्रतिचयन। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप होता है मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होता है जिसमें आप क्या करते हो और शोधकर्ता मतलब रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है उनकी, पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनका रिसर्च का एम है, जो उनके रिसर्च स्टडी का एम है, जो उनके शोध का एम है। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी जो जनसंख्या है ये रिसर्चर की जनसंख्या है, ये शोधकर्ता की जनसंख्या है। जनसंख्या में से शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने अंदाजे के हिसाब से क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे पुरुषों को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी जो एज है वो 40 के अबव है, जिनकी वर्ष कितनी है 40 के ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी सुविधा अपने अंदाजे के हिसाब से ले लिया कि उनको लगता है मुझे इन पुरुषों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनका ये सैंपल बन गया, उनका ये नमूना बन गया और इन पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, इन पर शोध परफॉर्म करेंगे। सो ये होती है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा सैंपलिंग विच इज कोटा प्रतिचयन। अगला प्रश्न, पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर।
सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं, यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी, ओके ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है, पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। सो याद रखिएगा पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके पी वैल्यू आपकी पी वैल्यू कम होती है लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि हमने आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू आपकी पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी अल्फा से ज्यादा आ रही है, ओके यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके बाय चांस आ रहे हैं यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को
किस लिए यूज करा जाता है, क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। सो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा यदि ये था, ये किस स्तर का माप है? In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है और जैसे उनको ऑक्यूपेशन बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस ये ऑक्यूपेशन था। अब ये जो सारे ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को मेजर करने के लिए आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं इनमें 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, यानी नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल एंड अनुपात। सो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है। नॉयर, N फॉर होता है नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे कि ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है। तो मैं बताऊंगी आपको, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते क्या है। अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है? सेम नॉमिनल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक रैंक देते हो, आप ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर फॉलो करते हो, लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल अरेंजमेंट में और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो 0 होता है ये आर्बिट्री होता है आपका। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेशो में आपके 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो ये होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं, फार्मिंग या फिर सर्विस कर रहे थे, यानी व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे। सो ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है, इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बस उनको ऑक्यूपेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को। ओके, एक छात्र होंगे, उनके माता पिता फार्मिंग होंगे, तो आप क्या करोगे? उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे। एक छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है, व्यापार है, आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे, तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो और किस स्तर के माप में करते हो? नॉमिनल में, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र। क्योंकि याद रखें नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो, एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको,
हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे, हम किसी को रैंक नहीं दे रहे। आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते, व्यापार करते, वो ज्यादा अच्छे होंगे, आप ऐसा नहीं बता सकते हो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल, क्रमवाचक, ये स्केल, ये माप का उपयोग नहीं करेंगे। और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की, यानी अंतराल और अनुपात की। सो याद रखिए, इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो, तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी, ये भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नॉमिनल यानी नाम मात्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है। अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। जो गलत ऑप्शन आपको, जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको, हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने बगैर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का, शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, that is identification of the problem. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.